सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई एसएससी ने पिछले कुछ दिनों में जितने जो स्टेप्स लिए हैं उन स्टेप से एसएससी ने ये इंश्योर कर दिया है कि अब एसएससी में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं रहने वाली है। जब से एसएससी का एक नया वेंडर आता है और 24 जुलाई 2025 से एसएससी 2025 का जो कैलेंडर है उसके एग्जाम्स कराना स्टार्ट करता है, तब से लेके अब तक जो एक एक एसएससी की तरफ से स्टेप रहा है वो किस तरीके से कुछ सर्टेन लोगों को, कुछ सर्टेन गलतियों को छिपाने के लिए एसएससी ने एक एक वो स्टेप लिया, जिसकी वजह से कहने के लिए एक तरफ कहा जा रहा है कि हम इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जा रही है। और मेरे को ये नहीं समझ आता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी खत्म करने से अच्छा बनता है। ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतने ज्यादा फेयर चांसेस लोगों को मिल पाएंगे। अगर ये एक पब्लिक एग्जामिनेशन है तो पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब यही होता है कि भैया पब्लिक में सबको बराबर फेयर चांस मिलना चाहिए और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से डिसएडवांटेज पर हो। अगर आपकी तरफ से कमियां हैं तो आप उन कमियों को पूरा कीजिए, ना कि उनको छुपाने के लिए आप नए नए रोज रोज नाटक रचिए, नए नए नोटिस निकालिए, बहुत सारी चीजें कीजिए। मैंने कल भी इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एसएससी ने इतने सारे जो स्टेप्स लिए हैं जिनमें बहुत सारी चीजें थी, और आज भी मैं एक दो चीजें आपको और ऐसी शॉकिंग बताना चाहता हूं जिनको देख के हो सकता है कि आपको समझ आए कि एसएससी आखिर कौन सी चीजें क्यों कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एसएससी ने हाल फिलहाल में ये 2-3 नोटिस निकाले थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन पोस्ट की ये जो आंसर कीज आई थी, हम इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में जो आंसर की जाए तो एसएससी ने कहा कि इसमें देखो 2 पॉइंट है और इन दोनों ही पॉइंट पे एसएससी ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, एसएससी की तरफ से ब्लंडर हुए हैं इन दोनों ही पॉइंट पे। पहला, डीम्ड चैलेंज्ड क्वेश्चंस। एसएससी ने पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया कि भैया हम अपने कुछ क्वेश्चंस को खुद से ही गलत मान लेते हैं, उसके बाद में आप और ढूंढ के दो कि कौन से और गलत हैं। तो इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लास्ट तक समझ आएगा। इसके अलावा एसएससी ने कहा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप चैलेंज कीजिए, और जो असली बात थी ना एसएससी ने वो ये रखी कि भैया देखो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी आंसर की को डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका प्रिंट नहीं ले सकते, उसको सेव करके नहीं रख सकते। अब यहां पे वैसे देखा जाए तो बच्चों को हो सकता है कि भैया हम तो वीडियो बना के रख लेते हैं, किसी को हो सकता है हम तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें बच्चों के मन में आ सकती हैं। लेकिन इससे पहले भी एसएससी ने एक नोटिस निकाला था, और ये नोटिस कुछ इस प्रकार से था कि एसएससी में जो एग्जाम पेपर हो रहे हैं उनमें वार्निंग इश्यू करी थी अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। मैं इस नोटिस की लीगल वैलिडिटी पे भी बात करूंगा और कुछ कोर्ट केसेस का भी मैं हवाला दूंगा, जिन कोर्ट केसेस के बेस पर ही ये जो लीगल नोटिस है ना इनका, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपको लगेगा। साथ ही साथ में पीई जो एक्ट है, पीएई जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ, या पीईए है आई गेस, पीईए जो एक्ट है, ठीक है, यही आपका, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ठीक है, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट करके बोला गया है, ठीक है। तो पीए मतलब पीईए एक्ट है आपका। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो ऑनगोइंग और हेल्ड एग्जाम है, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ऑनगोइंग का मतलब जिस टाइम पे पेपर चल रहा है, और हेल्ड का मतलब जैसे मान लीजिए सीजीएल का मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होना है, 5 शिफ्ट हो गई हैं तो 5 को हेल्ड में रखें और जो छठी अभी चल रही है उसको ऑनगोइंग में रखें। लेकिन जो अभी इनकी नीयत दिखाई दे रही है तो ये हेल्ड को ये मान के चल रहे हैं कि भैया हेल्ड का मतलब है कि जो क्वेश्चन पेपर आपके हो चुके, जैसे आपका सिलेक्शन पोस्ट हो चुका, आंसर की आ चुकी, अरे भैया सिलेक्शन पोस्ट हो गया, आंसर की आ गई, अब अगर उसके क्वेश्चन पेपर को कोई मास्टर आके, कोई बच्चा आके, कोई आके अगर पब्लिक डोमेन में डालता है तो इसमें बुराई क्या है। कितने सारे एग्जाम्स ऐसे हैं भारत में, लगभग हर एग्जाम में, अगर बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए तो आपकी आंसर की पब्लिक डोमेन में आती है। इवन यूपीएससी जिसका पेपर फुल प्रूफ माना जाता है, क्या वो आपके क्वेश्चन पेपर्स को पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं? यूपीएससी के लगभग सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं, और ऑफलाइन पेपर होने के बाद में क्या यूपीएससी वाले वहां पे पेपर छीन के रख लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते। भैया पेपर, जिस बच्चे ने पेपर दिया अपना पेपर दो और अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेके बाहर आइए। क्या उनसे उनका फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या एनडीए में, क्या सीडीएस में, क्या इन एग्जाम्स में क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं? इसके अलावा कुछ कोर्ट केसेस भी हैं जो इन्होंने इतनी सारी चीजें करी, ये सारे बवाल जो मचाए ये किस चीज के लिए मचाए हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, और आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी एग्जाम्स, बट वाई, ऐसा हो क्यों रहा है और ये किसको और किन गलतियों को छिपाने के लिए हो रहा है, इन पे बात करते हैं। तो इन पे आपको 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए।
सबसे पहला जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम चल रहा था तो 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट में। अब अगर एसएससी पब्लिक में आंसर की डाल देता है तो इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भैया ये तो पेपर सेम आ गए, क्योंकि सब सारे के सारे कंपाइलेशन टेलीग्राम पर डलते थे और जैसे ही पेपर सेम आ गए तो एसएससी का तो भंडा फूट गया सारा का सारा। अब इनको वैसे शर्म दिखानी चाहिए थी, आंखों में शर्म रखनी चाहिए थी और इनको यह करना चाहिए था कि 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट कैंसिल करी जाती है, इसका री एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल फेलियर की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से यह पेपर रिपीट हो गया। अब आप जानते हैं एक शिफ्ट में एसएससी कितने बच्चों का क्वेश्चन पेपर करा रहा था? एक शिफ्ट में जिस टाइम पे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम चल रहा था उसी टाइम पे 31 जुलाई को जब मैं खुद डायरेक्टर साहब से मिला था तो डायरेक्टर साहब ने 44,000 बच्चे बताए थे एक शिफ्ट के अंदर अपीयर होते हैं। अगर 44,000 बच्चे एक शिफ्ट के अंदर अपीयर होते हैं, मान लीजिए ये थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएशन का ही पेपर होता था, तो जो 25 की ग्रेजुएशन की थर्ड शिफ्ट और 26 की ग्रेजुएशन की थर्ड शिफ्ट, ग्रेजुएशन वाले में आपको पता है वैकेंसीज कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1300 वैकेंसीज हैं। और बच्चे कितने पेपर दे रहे हैं? 26 की शिफ्ट में वो बच्चे जिनको पहले से पेपर पता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मेमोरी बेस्ड नाम से क्वेश्चंस चल रहे थे और वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे आपके पूछ लिए गए 26 तारीख में। यानी कि लगभग 44,000 बच्चों को पेपर पहले से पता था कि हमारे पेपर में क्या आने वाला है, और उस एग्जाम में वो भी जिसमें वैकेंसीज की संख्या लगभग 1300 है। तो 1300 वैकेंसीज और कितने बच्चों को पहले से पता है? 40,000, 44,000। अब आप बताइए ये एग्जाम फेयर कैसे? ये 25 की शिफ्ट कैंसिल क्यों नहीं होनी चाहिए थी? और मैं क्या कह रहा हूं, छोड़िए 25, मैं तो आज भी, सॉरी 25 नहीं 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 25 नहीं 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट, तो 26 की थर्ड शिफ्ट तो कैंसिल होनी ही चाहिए। लेकिन मैं तो भाई आज भी अपने उस स्टैंड पे टिका हुआ हूं कि जितनी सारी गड़बड़, अगर इतने सारे क्वेश्चंस इनके गलत हैं, इतनी सारी दिक्कतें इसमें हैं, तो ये सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो और सीजीएल का पूरा पेपर कैंसिल होना चाहिए, मतलब कैंसिल होना चाहिए। सिर्फ एक शिफ्ट को कैंसिल कर देने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, इतनी सारी खामियां थी। ये तो वो चीजें जो पकड़ में आ गई। आप सोचिए ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ गई थी, तो आज आपको समझ आ गई क्यों पब्लिक डोमेन में आ गई थी। क्योंकि ये देखिए भैया, आज ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए थे, सारा पेपर कल वाला रिपीट हुआ था। अगर इन्होंने कहा कि एआई बनाता तो रिपीट करता, ये करता, ये सारी चीजें, मैंने फिर इसके बाद में इनको फोन किया था और मैंने इनसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई आपको कैसे पता रिपीट हुआ है, आप तो कल पेपर देने नहीं गए थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे भैया पेपर देने गए थे, जो क्वेश्चंस भैया ने आके बताए थे डिट्टो सेम, और जो क्वेश्चंस नए मैंने बताए थे तो भैया ने बताया कि ये तो मेरे में पूछे गए थे। यानी कि पेपर रिपीट हुआ है। और ये तो बाई चांस एक घर के 2 बंदे ऐसे निकल आए जिन्होंने के लगातार शिफ्ट में पेपर पड़ गया, नहीं पढ़ा होता तो पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ था 12 अगस्त के दिन, 12 अगस्त को पेपर होता है और उसके बाद में 29 अगस्त को सिलेक्शन पोस्ट का री एग्जाम होता है। आपको पता है उसके सारे के सारे जो इंग्लिश सेक्शन था पूरा का पूरा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसकी आंसर की पहले से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, उसके सीधे के सीधे क्वेश्चंस उठा के पूछ लिए गए सारे के सारे किसमें? सिलेक्शन पोस्ट के री एग्जाम में। आप ये देख लीजिए कि भैया हिंदी ट्रांसलेटर वाली इंग्लिश आई डिट्टो सेम 29 की शिफ्ट में, सेम पैसेज, सेम वोकैब, सारा सेम था डिट्टो सिलेक्शन फेज में। अब आप बताइए इन सारी चीजों को छुपाने के लिए एसएससी को करना क्या चाहिए था कि जो री एग्जाम कराया उसको भी कैंसिल करते और फिर से एग्जाम कंडक्ट कराते। देखिएगा क्वेश्चंस का रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन इस एग्जाम से रिपीट हुआ, एक इससे रिपीट हुआ, एक उससे रिपीट हुआ। प्रीवियस ईयर्स पहले भी पूछे जाते रहे हैं, लेकिन अब की बार जो इन्होंने गंद मचा रखी है उसकी हालत यह है कि पूरी की पूरी शिफ्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। ये किस तरीके का मतलब किस तरीके का सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, इनका सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है ही नहीं। इसके अलावा अभी जो इनके नोटिस है ना, अभी इनकी भी वैलिडिटी देखना आप, लीगल वैलिडिटी क्या रहती है। अब देखो होता क्या है, ऐसे एग्जाम्स की हम बात कर लेते हैं। एसएससी ने कह दिया कि जी आप डाउनलोड नहीं कर सकते आंसर की को, छुपा के नहीं रख सकते हैं। भैया एक बात बताइएगा, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं क्या उनके क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है? इवन यूपीएससी अपनी वेबसाइट पे अपने क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर देता है जो पुराने होते हैं, रेफरेंस के लिए कि बच्चे तैयारी कर लें। अगर प्रीवियस ईयर रेफरेंस नहीं होगा तो फिर रेफरेंस के नाम पर होगा क्या? एक बच्चे को अगर तैयारी करनी है, कुछ भी पढ़ना है, कोई भी चीज है, और आपको पता होना चाहिए वेरियस कोर्ट डिसीजंस में कोर्ट ये बार बार कह चुका है कि किसी भी एग्जाम पेपर का रिप्रोडक्शन
और वो किस पर्पज के लिए हो, आगे के एग्जाम्स की तैयारी के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए, या रिव्यू के लिए, या इवन क्रिटिसिज्म के लिए, ना तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के अंदर आता है और ना ही वो एग्जाम मेल प्रैक्टिस के अंदर आ सकता है। वो एग्जाम मेल प्रैक्टिस के अंदर इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि एग्जाम अब ओवर है, और अगर उसके क्वेश्चन पेपर्स किसी के पास भी पहुंचते हैं उसके क्वेश्चंस, तो इससे एग्जाम की सैंक्टिटी कोई दूषित नहीं होती है, कोई खराब नहीं होती है। और अगर एग्जाम की सैंक्टिटी खराब नहीं हो रही है, एग्जाम में चीटिंग का केस इससे नहीं बन रहा है, तो दूसरा जो एकमात्र तरीका बन सकता है उसको रोकने का, वो बन सकता है कॉपीराइट। और कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस में ये बार बार कहा है कि भैया जो एग्जाम पेपर होता है वो कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस डिजाइन करे गए हैं वो किसी की नॉलेज को चेक करने के लिए डिजाइन करे गए हैं, ना कि अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए। जो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, लाइक मैंने इंग्लिश रामबाण किताब लिखी, इंग्लिश रामबाण में मैंने जो लिखा वो इसलिए नहीं है कि मैं किसी की कैंडिडेट की नॉलेज को टेस्ट कर पाऊं, वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास में ग्रामर की नॉलेज है और उस नॉलेज को मैंने उसमें लिखा है, तो वो मेरा कॉपीराइटेड मटेरियल है। लेकिन पेपर इसलिए नहीं होते हैं कि देखो जी हमारे पास ये ज्ञान है और हम ये इसको एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा एक केस आपका 2016 में रहा था जो कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड था, उसमें भी यही कहा गया था, 2016 में नहीं 1996 में केस था, मैं भी बताऊंगा अभी। उसमें भी यह बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि देखिएगा जी बोर्ड जो भी पेपर बना रहा है वो बोर्ड कॉपीराइट उस पर नहीं ले सकता है, सिंपल बात। उसको गाइड्स में एजुकेशनल पर्पस के लिए उन क्वेश्चंस को यूज किया जाएगा, उसके मॉडल आंसर्स भी लिखे जाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एसएससी के एग्जाम्स में इससे क्या फर्क पड़ने लग गया, जब यूपीएससी में नहीं पड़ता है, जब सीबीएसई बोर्ड में नहीं पड़ता है, जितने बोर्ड एग्जाम है किसी में नहीं पड़ता है। इसके अलावा जितने एग्जाम्स स्टेट पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं सबके क्वेश्चन पेपर्स बाहर होते हैं पब्लिक डोमेन में, तो एसएससी के क्यों नहीं। आईबी इतने सारे पेपर करा रहा है, अभी भी आईबी एसीआईओ का पेपर आपका हुआ था, क्या इसका पेपर आप सबको नहीं मिला, क्या इसकी आंसर की आप सबको नहीं मिली। अगर इन सब के रहते हैं, इनकी सैंक्टिटी आपकी भंग नहीं हो रही है, ये एग्जाम्स स्मूथली कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनमें चीटिंग के केसेस नहीं आ रहे हैं, इनमें रिमोट एक्सेस के केस नहीं आ रहे हैं, तो एसएससी में सिर्फ पेपर को एग्जाम ओवर होने के बाद में पूरा का पूरा जब एसएससी खुद अपने एग्जाम को बाहर निकाल के डाल रहा है, तो उस टाइम पे अगर उसको शेयर किया जाए, उसको डाउनलोड करके एक बच्चा रख लेता है, तो उससे कौन सी सैंक्टिटी भंग हो जाती है एग्जाम की। क्या ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से सब खराब हो जा रहा है वहां पे। इतने सारे एग्जाम्स आप जो चाहें, रेलवे एग्जाम्स ले लीजिए, आप आईआईटी के एग्जाम्स ले लीजिए, आप नीट का पेपर ले लिए। अभी नीट पीजी का जो एग्जाम चल रहा है जिसको एक मेडिकल बोर्ड कराता है, मैं आपको बताता हूं नीट पेजी में अभी रिसेंटली उन्होंने एक नोटिस निकाला था, 1 अगस्त की ही बात है शायद, कि भैया हम आंसर की नहीं देंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, नीट पीजी वाले जो छात्र हैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और कल की ही डेट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव इश्यू करा है कि आप आंसर की रोक कैसे सकते हैं। तो अगर इनको डायरेक्टिव इश्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, तो एसएससी को भी किया जा सकता है और किया जाएगा, चाहे वो कोर्ट के थ्रू लड़के किया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रेशर बना के किया जाए, और किया जाएगा मतलब किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी मेडिकल एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम में आता है, छोड़ के एक बैंकिंग एग्जाम्स को, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट कराता है आईबीपीएस, और आईबीपीएस एक पूरे तरीके से गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। और इवन आईबीपीएस में भी इस साल काफी सारे प्रोटेस्ट रहे हैं इस चीज के लिए कि आंसर की पब्लिक कीजिए जिससे ट्रांसपेरेंसी आए। तो धीरे धीरे होना तो ये चाहिए था कि आईबीपीएस को भी ये स्टेप लेना चाहिए था कि यार ठीक है, बच्चे ने पेपर दिया है, जिसने जो पेपर दिया है उसने क्या उस पेपर में किया है, अच्छा किया है, खराब किया, उसका आंसर सही था, गलत था। अगर उसको ये जानने का हक नहीं है तो राइट टू इंफॉर्मेशन कहां है, फ्रीडम हमारी कहां है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अगर हमें यह जानने का हक नहीं है कि भैया जो एग्जाम में हम करके आए हैं वो सही था, गलत था, क्या था, अगर कुछ हक नहीं है तो किस बात के राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, कहां है। इस तरीके से सारी चीजें एक एक करके छीन ली जाएगी। पहले टीचर से फ्रीडम छीनी जाती है कि आप आके यूट्यूब पे एनालाइज नहीं करा सकते, चलो एग्जाम के दौरान नहीं करा सकते, वो समझ आता है कि अगले बच्चों को, अगली शिफ्ट के बच्चों को अनफेयर बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा, अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन वो कौन सा तरीका है कि पेपर खत्म हो चुका, सब हो चुका, उसके बाद एनालाइज नहीं करा सकते। अरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनको पढ़ाया क्या जाएगा। कल को तो हो सकता है तुम किसी बच्चे पे कॉपीराइट मार दो कि तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकता है, किसी पे भी मार सकते हैं, लिमिट होती है यार किसी भी चीज की। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के पेपर ले लीजिए, यूपी पैट का हो गया जिसमें यूपी पुलिस के पेपर हो गए, यूपी एसआई का, कांस्टेबल का, अरे जो लेना है, जितने स्टेट एग्जाम्स होते हैं, एमपी में जितने पेपर होते हैं, बिहार में जितने पेपर होते हैं, अरे सब में आंसर कीज और क्वेश्चन पेपर होते हैं। अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो आंसर की मिलेगी। और जहां पे आंसर की नहीं मिलती है वहां पे भी ये बातें चल रही है कि आंसर की मिलनी चाहिए।
कोर्ट में केस चल रहे के आंसर की मिलनी चाहिए और तुम वो के बंद कर देते हो आके। एनटीए एग्जाम्स, इवन एनटीए एग्जाम्स में भी आंसर की मिलती है। मैं आपको एसएससी में पहले मिला करती थी, आजकल ये बंद करना चाह रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो ये 2026 में कहेंगे कि हम नहीं देते जी आंसर की देने से, क्योंकि इनके कोर्ट केस हो रहे हैं, इनके सिस्टम इन पर सुधारे नहीं जा रहे, इनके पास में कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। अरे कमियां इनकी, सारी चीजें इनकी, अब बच्चे क्यों सफर करें? ट्रांसपेरेंसी क्यों खत्म करी जाए? जिस एग्जाम बॉडी पे ऑलरेडी इतने सारे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगते रहे हैं, और खास करके जब से एक नया वेंडर आया है तब से इतने सारी दिक्कतें, इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, उसी टाइम पे आंसर की को देना बंद करने का क्या लॉजिक बनता है? जहां पे ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है, जहां पे आज मोदी जी इतने सारे डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी बच्चे के साथ में क्यों नहीं? अगर एग्जिट पोल आ सकते हैं तो फिर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन क्यों नहीं? हर एक चीज होनी चाहिए। जब एक आदमी को यह हक है कि वो किसको वोट दे के आया है वो जाके पब्लिक में बता दे, तो एक बच्चे को यह हक क्यों नहीं कि वो किस क्वेश्चन का आंसर क्या करके आया है वो भी वो जान ले? क्यों नहीं? हमेशा मिलना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई, ये जेईई मेन 2025 का नोटिफिकेशन है, इसमें आप अगर देखोगे ना तो राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम पे इन्होंने क्या कह रखा है, इस बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड करी जाएगी वेबसाइट पे, अब इंफॉर्मेशन में आंसर कीज भी शामिल है, ठीक है, shall not be provided to the candidate or any other person under RTI Act। ये उसको RTI एक्ट के थ्रू आप नहीं ले सकते हो। अब नहीं ले सकते हो तो क्या तरीका है उसका? द इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट shall remain for a specific period। और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगी, इसीलिए therefore इसीलिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, कैंडिडेट्स को एडवाइज किया जाता है कि डाउनलोड कर लें जो भी अपलोडेड इंफॉर्मेशन है। अगर एक दूसरा एग्जाम जो कि भारत का ही एग्जाम है उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि आपको एडवाइज करते हैं कि आप डाउनलोड करो, तो एसएससी ये कैसे कह सकता है कि डाउनलोड करना इज नॉट अलाउड? किस तरीके से कह सकता है? अरे राइट टू इंफॉर्मेशन का यहां पे जिक्र किया गया है ना कि आपको भी राइट टू इंफॉर्मेशन है, और राइट टू इंफॉर्मेशन है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन कहां है एसएससी वालों का? इसके अलावा और देखिए, ये कुछ केसेस थे, ये केसेस अलग अलग हैं, लेकिन एआई की मदद से अगर इनका रेफरेंस लिया जाए तो ये रूपिंदर कश्यप और जीवन पब्लिशिंग हाउस का है। मैंने केस की डिटेल पढ़ के देखी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन अगर उसका जिस्ट देखा जाए तो उसमें यही है कि क्वेश्चन पेपर्स सेट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई आर नॉट ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट एज दे डू नॉट कन्वे इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बट मेयरली टेस्ट एग्जामिनीज, नो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इन रिप्रोड्यूसिंग देम फॉर एजुकेशनल गाइड्स। यानी कि उसका कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं है, कॉपीराइट है नहीं। और दूसरी क्या चीज हो सकती थी? दूसरी तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि भैया एग्जाम को भंग कर रहे हैं, एग्जाम में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। एग्जाम में गड़बड़ी कैसी? जब एग्जाम पहले ही ओवर हो चुका, आप बनाइए नए क्वेश्चंस। अगर यूपीएससी हर साल नए क्वेश्चंस बना सकता है, हर साल नए नए पैटर्न पर क्वेश्चन बना सकता है, सीडीएस में इतने सारे सरप्राइजेस अगर आ सकते हैं, तो एसएससी में क्यों नहीं? अरे आप अपना लेवल सुधार क्यों नहीं लेते? बच्चों को परेशान करने की बजाय आपको अपने लेवल पे काम करना चाहिए। और बताता हूं भी, बच्चों को टीचर्स के लिए बहुत सारे नोटिस हैं, ये भी 1966 का केस है, इसमें भी यही है। एग्जाम पेपर्स जो है वो लैक करते हैं ओरिजिनलिटी, जो कि कॉपीराइट के लिए चाहिए, इसीलिए उनका जो रिप्रोडक्शन है स्टडी पर्पज के लिए वो परमिशबल है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इन पे भी जान लेते हैं, जो इन्होंने डाउनलोड करना बंद किया है। ट्रांसपेरेंसी तो डिनाई करी थी, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। मान लीजिए आपने आज आंसर किया है सिलेक्शन पोस्ट की, आपके नंबर बनते हैं पता है कितने? फॉर एग्जांपल 150, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसमें 10 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, आपको लगता है 10 क्वेश्चन गलत हैं, आपने उन 10 क्वेश्चन को चैलेंज किया, ठीक है, आपके 500 रुपए तो चले गए, क्योंकि 10 क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपके फाइनल मार्क्स आते हैं, क्योंकि एसएससी तो आंसर की हटा लेगा, अब उसमें मान लीजिए आपके नंबर रह गए 145, आपके नंबर रह गए 140, आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि आपके 150 तो इनिशियल में ही थे, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। यानी कि ट्रांसपेरेंसी खत्म। किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? जब तक फाइनल आंसर कीज नहीं आ जाती है ना, तब तक बच्चे को यह समझ नहीं आता है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जहां पे बात यह की जा रही थी, मांग यह थी कि फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले आनी चाहिए, वहां पे एसएससी कहता है कि कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बच्चे को फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अरे मेरे पास में सीपीओ की अब तक मेरी आंसर कीज रखी हुई हैं डाउनलोड करके, क्योंकि आदमी अपनी मेहनत से पेपर देता है, और जब वो देखता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करें, तो रखेगा, चाहे कम करें ज्यादा करें, वो उसका पर्सनल एक प्रॉपर्टी है।
तो रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? तो वो खत्म हो गया। वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन का तो वायलेशन कर ही दिया ना इन्होंने तो सीधे नीचे एक क्लॉज ऐड कर दी। अब कल को हम आरटीआई लगाएंगे तो आरटीआई में आ जाएगा, क्योंकि ये उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आरटीआई के द्वारा आप मंगवा नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है नोटिस में, एक बार मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि इन्होंने नोटिस में भी ये बदतमीजी करी है कि इन्होंने क्या लिख रखा है, ये वाला यहां पे इन्होंने लिखा है ये कि जो आंसर कीज हैं विल नॉट बी इंटर, ये हाँ यहां से एनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स सीट्स और टेंटेटिव आंसर कीज विल नॉट बी इंटरटेन्ड इन फ्यूचर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इनका कहना है कि अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आप करते हो तो इसको नहीं मानेंगे। यानी कि अगर आप आरटीआई लगाते हो और रिक्वेस्ट करने के लिए, ऐसा तो यानी कि कमीशन के आगे जाके हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, दे दीजिए आंसर की दे दीजिए, है ना। आरटीआई लगाएंगे तो कह रहे नहीं देंगे। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो स्कोप है ना, वो धीरे 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 सिकुड़ते 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 धीरे धीरे खत्म करके रख देंगे ये लोग। इसके अलावा और क्या देखो, तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है, वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। इतने सारे टेक्निकल ग्लिच हमने देखे हैं। अगर टेक्निकल ग्लिच की वजह से पेपर रिपीट हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। 2023 का रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा था क्योंकि एसएससी ने माना था कि टेक्निकल ग्लिच है। एसएससी अपने नोटिस में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, टेक्निकल ग्लिच ये इतनी बार यूज कर सकता है, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, वही टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर बच्चे के साथ कुछ अनफेयर होता है तो वो बच्चा किस बेस पे कोर्ट जाएगा, किस बेस पे कोई और काम करना पड़ेगा, पता है। इसके अलावा और भी बताता हूं आपको, इंक्रीज्ड लीगल चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस इतने बढ़ जाएंगे। हर बच्चे को पता है क्या लगेगा, यार मेरे तो 160 बनने चाहिए थे, ये 145 कैसे रहेंगे। बच्चा क्या करेगा, कोर्ट जाएगा कि जी मेरी आंसर की मंगवाओ इनसे, मुझे मत दो, आप ही चेक करके बताओ कि 160 बन रहे कि नहीं बन रहे। कितने सारे लीगल चैलेंजेस आ जाएंगे, जहां पे आज इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ऑलरेडी इतने सारे केसेस से जूझ रहा है, वहां पे ये और नहीं बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ाना है, क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने का एक लॉजिक तो दीजिए। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एसएससी तो अकाउंटेबल ही नहीं रहा भाई। अकाउंटेबल हम उसको ठहराएंगे ना जिसके अगेंस्ट में हमारे पास में कुछ हो, है ही नहीं, आंसर कीज ही नहीं है, तो क्या बच्चा हमारे पास, कुछ भी नहीं। सबसे पहले भाई आपके जो ग्रीवेंसेज हैं, आपको लगता है कि ये आपके साथ गलत हो रहा है और गलत तो हो रहा है, तो आपको ये सारी डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करे दे रहा हूँ। ये एसएससी की आईडी है। इसके अलावा जो चेयरमैन साहब का वो होता है ना, नोटिस जो देते हैं, वो वेबसाइट से नोटिस निकाल लेना, उसमें चेयरमैन साहब की भी मेल आईडी होती है, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी इन्होंने नया दिया है। इसके अलावा ये रीजनल नेटवर्क के मेल हैं, इन सब पे मेल कीजिए और इनको बताइए कि आपके साथ में ये गलत है। इसके अलावा एक चीज और मैं चाहता हूं कि एसएससी ने मैनुअली चेक करे आंसर कीज, बिल्कुल करें भाई। एक बात बताइए, एसएससी कहता है कि कुछ क्वेश्चंस को हमने खुद से चैलेंज कर दिया है, कैसे, मशीन से तो नहीं करा होगा। एसएससी ने सारे आंसर कीज को खुद से मैनुअली चेक किया है, और इसी चक्कर में एक बात बताइए, 14 का एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, 15 को आंसर की दे रहे हैं, तो 29 अगस्त को एग्जाम करा के 26 सितंबर तक आंसर की सिलेक्शन पोस्ट की क्यों रोकी? क्या था उनमें क्या था उनमें? क्योंकि गड़बड़ थी, उनमें घोटाला था। अभी तो सीजीएल में भी निकलेगा, लेकिन हो सकता है कि जब 15 अक्टूबर का टाइम आए तब तक इनका एक और नोटिस कोई आ जाए और कहेंगे हम नहीं दे रहे, कुछ भी कर सकते हैं भाई, मर्जी है, मन मर्जी है, कुछ भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने आंसर कीज को मैनुअली चेक किया है तो उसमें दो मेरे डाउट हैं। पहला, क्योंकि मेरा भी एक भाई पेपर दे के आया था, तो उसने मेरे से एक दो क्वेश्चन पूछे कि भैया ये वाला क्वेश्चन बताना। मैंने कहा भाई गलत है। अब मतलब गलत है, इसका मतलब है कि उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। अब एक बात मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि भैया किस प्रकार के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आपके? आपने अगर सारे क्वेश्चंस को मैनुअली चेक किया है, उसके बाद भी हर एक शिफ्ट में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 तक क्वेश्चंस गलत हैं, तो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को आपको बदलने की जरूरत है कि नहीं है? अरे किस तरीके के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायर कर रखे हैं जिनको ये 100 क्वेश्चन दे दिए जाएं और 100 क्वेश्चन में आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, एआई से लेके गूगल से लेके सब कुछ, जिनको आप चेक कर सकते हैं, उनके थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही है, और उसके बाद भी आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर हो किस टाइप के आप? किसने बनाया आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट? अरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की परिभाषा की क्यों ऐसी तैसी करे दे रहे हो आप? दूसरा, तो पहला तो ये कि अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे तो रॉन्ग आंसर, अब कैसे? दूसरा, उन्होंने कहा है, मतलब जो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि खुद से चैलेंज मान लिए एसएससी ने, ठीक है, सुओ मोटो चैलेंज जो लिया है उन्होंने, अगर सुओ मोटो चैलेंज के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो हटा दिया है। यानी कि
आपने आंसर मार्क किया था ए, एसएससी कहता क्वेश्चन गलत है, इसका हटाओ, ए नहीं है, हटाया जा सकता है, मतलब लगाया भी जा सकता है। अब जो बच्चे बार बार हर साल ये क्वेश्चन करते थे कि सर मैं तो इसका ए लगा के आया था, लेकिन इन्होंने सी आंसर दे रखा है कि मैंने सी लगाया, मैं सी लगाया नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि ए लगाया था, मुझे अच्छे से याद है कि ए लगाया था। बच्चे बार बार ये कहते थे, और हम बच्चों को हमेशा क्या कहते थे, भाई ऐसा है, ऐसा हमें लगता है, कई बार हम एग्जाम प्रेशर में गलत कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब अगर एसएससी मैनुअली कैंडिडेट रिस्पॉन्स को हटा सकता है तो इसका मतलब है चेंज भी हो सकता है वो तो, यानी कि इट इज पॉसिबल कि कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज चेंज हो सकते हैं। तो अगर अब बच्चा ये कहता है कि सर मैं तो ए लगा के आया था और एसएससी कह रहा है कि मैंने सी लगाया है, तो भैया दिमाग फटेगा क्यों नहीं सोच के, क्यों ये डाउट पैदा नहीं होगा कि हो सकता है रिस्पॉन्स चेंज हुआ हो, क्यों नहीं पैदा होगा। तो भाई ये दो क्वेश्चंस ना एसएससी ने जो मैनुअली चेक करें, इससे बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं एसएससी के पूरे सिस्टम पे, उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है और क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा भी मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं आपको। ये जो दो स्क्रीनशॉट हैं ये लिए गए हैं किससे, मैं आपको दिखा देता हूं। आपने देखा होगा ये आपका है, ये पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट है 2024 का, इससे लिए गए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या लिया है। ये नोटिस आपका आया, ये सारा का सारा टीचर्स के लिए था। आपने बच्चों के लिए भी नोटिस देखे कि 7 साल के लिए डीबार करेंगे, पेपर में जो यूं भी कर दिया तो डीबार कर देंगे। बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सबके लिए नोटिस आ गए। लेकिन जब आप इस प्रिवेंशन ऑफ ये वाला जो एक्ट है, अगर इस एक्ट को आप ढंग से पढ़ोगे ना, मैं आपको यही दिखाता हूँ एक्ट में। तो एक्ट में कुछ सेक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 3 था, ये चैप्टर नंबर 3 के कुछ वो हैं सेक्शंस, ये देखेंगे। 8 नंबर जो है, एक बार इसको पढ़ के देखना। ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर पर्सन्स, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन एसोसिएटेड विथ अ सर्विस प्रोवाइडर। और इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है भाई? एसएससी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो वेंडर होता है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और उसके ही सेंटर्स हैं सारे के सारे। भाई मैं एसएससी हूँ मान लीजिए, और मैंने किसी को वो दिया कि टेंडर कि भैया जी आप पेपर कराइए। भाई आयन डिजिटल किसका है? टीसीएस का, तो तभी तो टीसीएस के पेपर उस पर होते हैं। अब आयन डिजिटल पे तो एसएससी के अब तो नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जो वेंडर है हमारा वही सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वही सर्विस प्रोवाइडर है तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, यानी कि जो सेंटर पे जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग द स्टाफ, क्योंकि स्टाफ कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है स्टाफ? जितने इन्विजिलेटर्स हैं, जितने जो सेंटर पे मैनेजमेंट के लोग हैं, कौन प्रोवाइड करता है? जो नया वेंडर है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि ये सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। अगर आप उस टेंडर डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि न सिर्फ सेंटर देगा बल्कि वहां पर जितना भी आपका मैन पावर है, जितना भी स्टाफ है वो भी देगा। यानी कि सारे के सारे किसके अंदर आ गए? सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आ गए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एनी पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन एसोसिएटेड विथ अ सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एसोसिएटेड है, ध्यान देंगे एसोसिएटेड है, shall be deemed to have committed an offense if he individually or in collusion with any other person or group of persons or institutions assists any person or group of persons or institutions in any manner unauthorizedly in the conduct of public examination। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भैया अगर सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी व्यक्ति अगर इंडल्ज पाया जाता है तो माना जाएगा कि सर्विस प्रोवाइडर का वो व्यक्ति है वो यानी कि दोषी है, दोषी मान लिया जी। सेकंड क्लॉज कहती है कि सर्विस प्रोवाइडर और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद इट शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, माना जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया है अगर वो फेल हो जाता है उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने में जो कि अनफेयर मीन्स को बढ़ावा दे रहा है या अनफेयर मीन्स का कोई भी इंसिडेंट है। यहां से ये पता चल रहा है। इसके बाद में देखो इसमें आगे जो अगला चैप्टर है वो बेसिकली क्या दे रखा है? पनिशमेंट है ना, चैप्टर अगला है पनिशमेंट। अब जब पनिशमेंट को आप ढंग से पढ़ोगे और दूसरा क्लॉज पढ़ोगे तो इसमें लिख रखा है कि द सर्विस प्रोवाइडर शैल आल्सो बी लायबल टू बी पनिश्ड, यानी कि अगर ऐसा होता है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी पनिश किया जाना चाहिए विथ इंपोजिशन ऑफ अ फाइन अप टू 1 करोड़ रुपीज। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह रखा है, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन ही बताता हूं, ये रहा यहां से, सच सर्विस प्रोवाइडर and he shall also be barred, देखना he shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period of 4 years। यानी कि कम से कम 4 साल का बैन भी लगना चाहिए। यानी कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर में ही दिक्कत पाई जाती है तो बैन होना चाहिए भाई। और बैन अगर होना चाहिए तो एक बात बताइएगा, ये न्यूज़ आप सबने देखी होगी, मैं दिखा देता हूँ।
अगर नहीं देखिए तो आप देख लीजिए। दैनिक जागरण की ये न्यूज़ थी कि थाना शिवपुरी क्षेत्र का मीरापुर, ये बस्ती है या क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है इन्फोटेक करके, कोई एशियन करके, ठीक है। सोमवार को एसएससी सीजीएल की परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में परीक्षार्थी हैं, एक उनका नाम है यहाँ पे आगे, मालिक हैं तुलसी प्रसाद समेत 5 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हुआ है। यानी कि सेंटर के मालिक पकड़े जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अगर ये सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए कोई नोटिस एसएससी ने निकाला कि इन पे भी एक्शन होगा? इतने सारे ग्लिचेस, इतनी सारी दिक्कतें, एग्जामिनेशन को स्मूथली रन करना जिम्मेदारी होती है सर्विस प्रोवाइडर की, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो भी तो उसका फेलियर है, उसके लिए नोटिस निकाला। क्या सिर्फ बच्चे, क्या सिर्फ टीचर्स, क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स, क्या यही टारगेट रहेंगे? अगर ये सारे पकड़े गए तो इनके लिए एसएससी की तरफ से कौन सा नोटिस आया है? इन पे एक्शन होगा। इतने सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हो रहे थे, वो क्या फेलियर्स थे? कहीं पे कोई सॉल्वर गैंग पकड़ा जा रहा है, यहां पे साफ साफ लिख रखा है, उन्होंने देखा कि परीक्षार्थी जो है वो सिस्टम रिमोट पर उठा हुआ था, उसका उत्तर कोई और दे रहा था। एक बात बताइएगा, सर्वर किसका? इनके सर्विस प्रोवाइडर का, इनके वेंडर का। और अगर इनके वेंडर के सर्वर को हैक किया जा रहा है तो कमी किसकी? इनके वेंडर की। तो इनका वेंडर बैन क्यों नहीं, उस पर दीवार क्यों नहीं कर देते 7 साल के लिए? एक एक बच्चे को नोटिस दे रखा है कि आपने पेपर के बीच में खड़े होकर आप सवाल कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, आपने जो स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम है उसमें बाधा पहुंचाइए। तो ये क्या बाधा नहीं है? अरे सर्वर क्यों हैक हो पा रहा है? क्यों फुल प्रूफ सर्वर नहीं है? आप क्यों नहीं पूछते अपने वेंडर से? आप क्यों नहीं उनकी क्लास लगाते? आप क्यों नहीं उनके लिए 3 नोटिस निकाल देते अपनी वेबसाइट पर? और उसमें आगे लिखा भी है, उस दौरान वह अचेत हो गया, तभी पर्यवेक्षक के संज्ञान में लाया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में संदेह हुआ कि इन्विजिलेटर, सहायक कर्मचारी, आईटी मैनेजर मृत्युंजय कुमार शामिल हैं। इन्विजिलेटर से पूछताछ हुई तो कबूल किया गया था कि सेंटर के मालिक तुलसी प्रसाद के कहने पर परीक्षार्थी नकल करवा रहा था। अब एक बात बताइए, इतने सब शामिल हैं, पूरा का पूरा ये तो रैकेट चल रहा है, क्या आप इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं मानोगे? अगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो ये तो मेरे हिसाब से एक सेंटर की दिक्कत नहीं है, ये तो पूरे के पूरे सिस्टम की दिक्कत है। और अगर ये सिस्टम की दिक्कत है तो ये पीई जो एक्ट है, पीई एक्ट में ना भाई साहब बच्चों के लिए और उनके लिए तो कुछ नहीं है। इस एक्ट में सारी बातें तो उन लोगों के लिए कही है जो माफिया हैं, जो गिरोह चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, उनके लिए इतना सब भरा पड़ा है। उनके लिए नोटिस क्यों नहीं? उन पर एक्शन क्यों नहीं? क्यों सारी की सारी चीजें बच्चों के लिए हो रही हैं? बहुत खराब हालत है, नाउ और नेवर वाली हालत है। अगर आज हम नहीं सुधरे, मतलब आज हमने इस सिस्टम को नहीं सुधारा, अगर आज हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो कभी हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, कभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम मुंह ताकते रह जाएंगे, हम यूं ही देखते रह जाएंगे और सिस्टम ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहेगा, मनमर्जी करता रहेगा। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ यूं ही होता रहेगा। मैं हर तरीके से, जिस भी तरीके से जो भी फाइट चल रही है, उस फाइट में हर तरीके से योगदान देने के लिए न सिर्फ तैयार हूं, बल्कि मैंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी किया है। और बहुत जल्दी आपको सारी डिटेल्स के साथ मैं बता दूंगा कि हमारी तरफ से क्या क्या चीजें, किस किस तरीके से, किस फाइट में क्या योगदान है। जो भी तरीके की जो भी फाइट है, हर तरीके से बच्चों के साथ हैं, मतलब हैं और आगे तक रहेंगे। तो जो भी बच्चे आके कमेंट करते हैं कि सर आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, प्लीज ना करें। मैं हर तरीके से तैयार हूं और बहुत जल्दी आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से हम क्या क्या चीजें और कर रहे हैं। बाकी क्या किया जाना चाहिए, आपके भी सुझाव होने चाहिए। और जो जितनी डिटेल्स दी हैं, इन सभी नंबर्स पे, इन सारे मेल्स पे अपने ग्रीवेंस डालो। पीजी पोर्टल पे डालो, आप सर्च करिए पीजी पोर्टल और पीजी पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस डालिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, उसकी ग्रीवेंस डालो। एसएससी ने नोटिस में कहा है कि सिर्फ 18,000 कुछ लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरा है। मेरे भाई, अगर इतने बड़े लेवल पे पेपर में गड़बड़ हो रही है, पूरी पूरी शिफ्ट कैंसिल हो रही है, तो क्या सिर्फ 18,000 ही ग्रीवेंस आए होंगे? अगर आप अभी भी ग्रीवेंस नहीं भर रहे हो तो बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी। बस मैं एक बार फिर से यही कहता हूं मेरे भाई, सबसे, एसएससी से, आप सबसे, सारे अध्यापकों से, सारे बच्चों से, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एसएससी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ गलतियों को छुपाने के लिए पूरे सिस्टम का सत्यानाश मत कीजिए। प्लीज सारे टीचर से, सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके, एक दूसरे के खिलाफ में बोल के कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज सभी लोग अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो कीजिए। बच्चों से भी यही कहूंगा कि टीचर्स को या किसी भी व्यक्ति को कमेंट बॉक्स में गाली दे देने से या उसको उल्टा सीधा सुना देने से, उसके बारे में भला बुरा कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर बदलाव करना है, अगर आज फर्क सबसे ज्यादा आपको पड़ना है, तो आज जो एफर्ट है वो भी सबसे ज्यादा आपको ही लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।